नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे मोदी की हुंकार, कांग्रेस पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में भाजपा का चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता को योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं भूपेश सरकार को जमकर निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भाजपा ने किया, यहाँ के लोगों ने भाजपा को समझते हैं, यहाँ के लोग हमारा तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का, तो वहीं इस संकल्प के साथ ही कांग्रेस और भूपेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने गंगा जी की झूठी कसम खाई, शराबबंदी समेत 36 वादे किए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए, बल्कि हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। पीएम ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार और कुशासन का मॉडल है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ को एटीएम समझती है, करप्शन का पैसा अपने खातों में डलवाती है। पीएम ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में एक ही आवाज गूंज रही है, कांग्रेस की सरकार बदलो बदलो। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि इनकी झूठ की गारंटी है, और यदि इनकी भ्रष्टाचार और झूठ की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, कार्रवाई की गारंटी। अब पीएम छत्तीसगढ़ में थे, कांग्रेस निशाने पर रही, तो कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। योजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने जो आरोप लगाए थे, उस पर कांग्रेस का कहना है कि पीएम 84% झूठ बोलकर चले गए। छत्तीसगढ़ की जनता को जो गुमराह करके गए हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब निश्चित तौर पर 2023 के दंगल में पंजाब वर्सेस कमल की जंग छत्तीसगढ़ में रोचक होने वाली है। पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है, कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दे दिए हैं। संकल्प विजय है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से जनता भूपेश सरकार की योजनाओं पर भरोसा कर रही है, उससे भाजपा कांग्रेस को कितनी पटकनी दे पाएगी। निश्चित तौर पर इसी को हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय नरेंद्र मोदी साहब आए थे और यहाँ सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर चले गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब झूठ बोलकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है और मिशन 2023 में कांग्रेस पार्टी। तो मोदी की हुंकार, कांग्रेस पर वार है। और निश्चित तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ में एक चुनावी शंखनाद हो चुका है। तमाम दिग्गजों की रैलियां हो रही हैं और रैलियों में बहुत सारी बातें कही जा रही है, और इसी कड़ी में पीएम मोदी भी वहां पहुंचे थे। तो छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से कांग्रेस ने धोखा किया है। ये तमाम बातें जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे, उन्होंने कहा कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम की तरह है। कांग्रेस सरकार करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। पीएम मोदी के तीखे शब्द और उनका वार कांग्रेस के लिए। एक ही आवाज आज गूंज रही है, कांग्रेस की सरकार बदल। कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। तो
तो निश्चित तौर पर तेज का दंगल है, पंजा वर्सेस कमल है। आखिरकार क्या होगा, लेकिन तीखे तीखे बोल और तीखी तीखी बातें आ रही हैं। लेकिन पीएम मोदी ने भी बहुत सारी बातों को आज रखा है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रवीण जी आपसे ही करना चाहूंगी। आज निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ था, जो देखा वहाँ, जो माहौल था वहाँ का, जो सुना गया, मुझे लगता है सभी में, जनता से लेकर राजनीतिक दल, सभी लोगों ने आज इस तमाम चीज़ों को देखा, सुना है। एक बड़ा मुझे लगता है चुनावी शंखनाद हुआ। और इसके बाद जो बातें पीएम मोदी ने आज कही हैं, क्या लगता है उन बातों का असर बहुत ज़्यादा इलेक्शन में पड़ेगा? मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पीएम मोदी हैं, उनकी अपनी एक लोकप्रियता है, वो एक राजनीतिक, वो हैं तो देश के पीएम लेकिन एक राजनीतिक दल से भी हैं। तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल के लिए क्या मैं सीधे सीधे पूछूं कि पीएम मोदी आज आने के बाद एक चुनौती बनेंगे? तो प्रणाम करता हूँ आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आदरणीय रुपेश जी को नमस्कार, आपका नमस्कार राखी जी। देखिए, निश्चित रूप से जैसे आपने अपने ओपनिंग वक्तव्य में रखा कि देश यानी पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता एक राजनीतिक दल से उठकर आदरणीय देश प्रधानमंत्री इस प्रकार आज वक्तव्य रखा, बहुत ही ऐसा वक्तव्य था जिससे पूरा देश यहाँ पर उनके वक्तव्य सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। और जो उन्होंने प्रहार के कांग्रेस पर, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बात यह है कि उनको सुनने के लिए पूरे प्रदेश के साथ साथ आसपास के क्षेत्र, आसपास के प्रदेश के लोग भी आए थे। और बड़ी बात, मेरे कई कांग्रेसी मित्र भी उनको सुनने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे नाम मत बताइएगा, लेकिन उनके नाम की गरिमा का रखते हुए, उनकी पार्टी की गरिमा रखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि कई कांग्रेसी मित्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने आए थे। ऐसा उनका बिल्कुल मानना था कि ऐसे वक्ता बहुत कम होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग आते हैं। और जन सैलाब उमड़ पड़ा था निश्चित रूप से। और आपने जो कहा चुनौती, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भूपेश जी की तो जमीनें हिल चुकी है। जो उनकी जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है वो समाप्त होने वाली है। चुनावी शंखनाद तो हो ही चुका है। इस प्रकार रैली का नाम ही था विजय संकल्प रैली। निश्चित रूप से विजय की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने सत्ता पाकर केवल और केवल मातृभूमि का दोहन किया है, भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है। उस अपराध अब को समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सर निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। और एक जनसेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आके निश्चित रूप से प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ पर जो है वो ना बदलाव होने वाला है। और जिस प्रकार उन्होंने नारा दिया कि बदलबो सरकार ला, कांग्रेस का बदलबो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कमल का फूल खिलने वाला है। भाई, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस जो है एटीएम के रूप में प्रयोग हो रहा है। वर्तमान जो है छत्तीसगढ़ जो राज्य है, कांग्रेस को जो है एटीएम के रूप में प्रयोग कर रहा है। आदरणीय भूपेश बघेल जी को लोग सम्मान इसलिए दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर कुछ ही राज्य से जहाँ पर इनकी सरकार थी। लेकिन जैसे कर्नाटक में इन्होंने जनादेश प्राप्त किया, भूपेश बघेल जी को आला कमान कहता है कि आप यहाँ पर सामूहिक चौरे पर चुनाव लड़ेंगे, तो प्रमाणित होता है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है इस राज्य को केवल एटीएम का रूप में इस्तेमाल कर रहा था। और कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब जो है केवल और केवल कुशासन है। यही जनता जानती है, स्वीकारती भी है। चलिए, ये तो खैर अब आने वाले समय में देखेंगे कि जनता इसे किस तरह से लेगी। खैर, रुपेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रुपेश जी, बहुत कम है। ठीक है, मेरा प्रश्न सुन पाएंगे आप? इतनी आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? स्काइप पे नहीं आएगा क्या आवाज? मेरी आवाज पहुंच रही नहीं, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, चलिए हम कोशिश कर रहे हैं रुपेश जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या अभी तक ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन पीएम मोदी का आना, उनका बोलना और जिस तरीके से पूरा आज मंच और तमाम चीजें देखी गई हैं, क्या माना जाए कि सीधे सीधे यही वो चेहरा है जो भूपेश बघेल के सामने है? राखी जी नमस्कार। देखेंगे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आज सभा में इन हल्के शब्दों के साथ संबोधित किया, वो एक प्रतिष्ठित जो पदीय गरिमा के विपरीत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में बिना जानकारी लिए और जिस प्रकार से भाजपा के नेता, उन्हें शीर्ष नेतृत्व के लोग, उनके गुमराहपूर्ण कार्य करने वाले, फिर से उन्होंने गंगा जल की कसम वाली बात को बोल करके ये साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता ही नहीं, अब शीर्ष नेतृत्व भाजपा भी भ्रमित हैं,
गंगा जल का कसम हमने किस मुद्दे को लेकर के किया था? किसानों के कर्जा माफ के लिए किया था। किसानों को कर्जा माफ हो गया। और रही बात 7500 करोड़ की, ये बात कर रहे हैं कॉरिडोर की, तो एक बार भी कॉरिडोर बना करके सिर्फ और सिर्फ जनता को टोल टैक्स की मार दे रहे हैं। का जो आंकड़ा है, 1 किलोमीटर बनाते हैं और 4 लेन सड़क को 4 किलोमीटर मान करके टोल टैक्स तय करते हैं, जिससे जनता के ऊपर भार पड़ती है। ये 5500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को जो देना है केंद्र सरकार को, उसके बारे में बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ में या देश में महंगाई किस प्रकार बढ़ी है, उस पर बात नहीं करना चाहते। अपने बजट में जिस प्रकार से रोजगार मूलक कार्य मनरेगा के लगातार बजट को कमी किए हैं, उसके बारे में नहीं बात करना चाहते। उज्ज्वला गैस योजना, इनकी जो बढ़ती योजना है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इनके द्वारा 4.13 करोड़ लोग कभी भी गैस की रिफिलिंग नहीं कराए और 7.67 करोड़ लोग एक बार रिफिलिंग कराने के बाद उज्ज्वला गैस योजना से दूर हो गए हैं। ये इनकी महंगाई की मार का परिणाम है। और तो और ये लगातार शिक्षा में, स्वास्थ्य में और हरेक महती योजनाओं में बजट कटौती करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। और आकर के सौगात की बात करते हुए ये जनता को टैक्स की मार देने के लिए बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनावी अपने स्वार्थ के लिए नरेंद्र मोदी जी को लाए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे राखी जी, नरेंद्र मोदी जी की पहली सभा है जिसमें उन्होंने वस्त्र नहीं बदले। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में आने के बाद और छत्तीसगढ़ से जाने के बाद वो अपने कपड़े बदलने की भी स्थिति में नहीं रहे हैं। और जब उन्होंने हरी झंडी दिखाई तो उसी मंच पे, जो छत्तीसगढ़ के मंच पे थे, ये छत्तीसगढ़ की सरकार के रोजगार मूलक आम जनता के लिए किए गए कार्य, उसके कारण शीर्ष भाजपा के नेतृत्व भी विचलित हैं, भयभीत हैं और योजनाओं को आम जनता के लिए योजना लागू किए हैं, उन योजनाओं से भयभीत हैं। लेकिन एक बात मानते हैं रुपेश जी, योजनाएं अपनी जगह हैं, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। पीएम मोदी का आना कुछ नया तो नहीं था, सब पहले से प्लान था, पूरी तैयारी की गई है। मंच पे भूपेश बघेल भी थे और निश्चित तौर पर उनका ये एक प्रोटोकॉल होता है, तो वो तमाम चीजें थी, उतना अच्छा उनका वेलकम भी हुआ। लेकिन क्योंकि इलेक्शन है छत्तीसगढ़ में, तो पीएम मोदी ने जहां जो बोला, जैसा बोला, छत्तीसगढ़ की जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया, बहुत सारी बातें उन्होंने की। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं उस मंच से। जहां उनको लगा कि कुछ कमियां थी, जहां उनको लगा कि गलत हो रहा है, उन्होंने कह दिया। ये उनका सोचना था, क्योंकि विपक्ष है, मैं विपक्ष के नजरिए से बात कर रही हूं। लेकिन अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि पीएम मोदी ने यदि कोई चीज बोली है या खामियां बोली हैं, तो उसको भूपेश बघेल कैसे जनता के बीच जाके बता पाएंगे, सही बता पाएंगे? क्या सीधा सीधा मैं ये मान लूं कि बीजेपी से नरेंद्र मोदी का चेहरा और कांग्रेस से भूपेश बघेल का चेहरा, इन दो लोगों के बीच मुझे लगता है ये इलेक्शन उनके नेतृत्व में होगा, क्योंकि और कोई ऐसा चेहरा है नहीं जो बीजेपी की तरफ से अभी कांग्रेस को टक्कर देगा। अब तक मैंने और आपने तो इस चर्चा में नहीं देखा, ना हमने सुना। लेकिन पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है और भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है, तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना एक वर्चस्व है उनका। तो निश्चित तौर पर यह दिलचस्प तो बहुत होगा। रुपेश जी देखेंगे छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और जनहितैषी योजनाएं लागू करके अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, उसके बनिस्बत और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। भाजपा के पास आज छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है और शीर्ष नेतृत्व भाजपा नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ के सरकार के लिए भूपेश बघेल जी के बराबर खड़े करने का इन्होंने जो कार्य किया है, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। इसीलिए ये बार बार ये दीवालों में लिखा रहे हैं कि अब की बार मोदी। बिल्कुल ठीक है रुपेश जी, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ है, आपकी बात मुझ तक अब नहीं पहुंच रही है, दोबारा आप तक पहुंचूंगी मैं। हाँ प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि कांग्रेस की लोग की विचारधारा कैसी है। इस प्रकार 7600 करोड़ का यहाँ पर सौगात मिला है प्रदेश को, उन लोग उसका विरोध कर रहे हैं टैक्स के माध्यम से। अभी तो सम्मानित रुपेश जी नहीं है, फिर भी मैं प्रत्येक कांग्रेसी जो इस एपिसोड को देख रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगा
क्या आपके राज्य में कभी टोल टैक्स, कभी सड़कों का निर्माण नहीं होता? क्या आपने टैक्स नहीं लिया था क्या? भाई यहाँ पर यदि 7600 करोड़ की सौगात दी जाए तो तकलीफ क्या है? निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं नव निर्माण के विरोधी हैं। और जिस प्रकार सम्मानित रुपेश जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा बताती है कितने निचले स्तर की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक है, उनके आप कपड़े पर टिप्पणी करें, आपको तो शर्म आनी चाहिए। और रही बात रुपेश जी, मैंने आपके बीच में टिप्पणी नहीं किया। रुपेश जी, मैंने आपकी टिप्पणी नहीं किया। रुपेश जी है ना, सहनशीलता का परिचय दीजिए, सहनशीलता का परिचय दीजिए। सत्य बोल रहा हूँ, तकलीफ होगी मुझे मालूम है। सत्य बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको तकलीफ होगी। सुन लीजिए, शराबबंदी की बात आपने कही थी, माताओं को आपने गुमराह किया था। कहाँ है शराबबंदी? एक एक करके अपनी बात रखिएगा प्लीज, एक एक करके बात रखिए रुपेश जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज एक मिनट। जी रुपेश जी, उनके अवधि में मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया था। मैं वही पूछ रहा हूँ कि उन्होंने शराबबंदी की बात कही थी, ये जन घोषणा पत्र है ना, अब ये कहते हैं शराबबंदी होगी नहीं। आबकारी मंत्री जी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं होने दूंगा। यहाँ तक उनके जो हालिया बयान है वो कहते हैं कि शराबबंदी करेंगे तो प्रदेश में घाटा होगा। तो ये घाटे का अनुमान क्या आपने पहले नहीं लगाया था? आपने जन घोषणा पत्र बिना अध्ययन के जारी कर दिया था क्या? दूसरी बात, जो भूपेश बघेल जी की बात करें, अपना चेहरा बता रहे, आला कमान नहीं आदरणीय भूपेश बघेल जी के चेहरे को नकार दिया है। इस प्रकार आदरणीय है ना भूपेश बघेल जी के बात पर आला कमान ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। यदि भूपेश बघेल जी ने कार्य अच्छा किया होता तो सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव क्यों लड़ा जाता? तो निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया है कि भूपेश तो भ्रष्टाचार है, भूपेश तो अत्याचार है। और भाई मैं तो कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, यदि टीएस सिंहदेव जी को सम्मान देना था तो 90 या 100 दिन की आपने उनको संविदा भर्ती डिप्टी सीएम के रूप में क्यों किया है? अरे भाई, आदरणीय टीएस सिंहदेव पर बृहस्पति सिंह जी हत्या का आरोप लगा चुके हैं, अब तो डिप्टी सीएम हो गए। क्या कार्रवाई होगी डिप्टी सीएम बताइए मुझे, है ना? बृहस्पति सिंह पर क्या कार्रवाई होगी, मैं पूछना चाहता हूँ। डिप्टी सीएम है, आपने प्रदेश को केवल अपराध का घर बना दिया है। पीएससी को नहीं छोड़ा, व्यापम को नहीं छोड़ा, कोई सेक्टर बताइए जहां पर आपने छोड़ा होगा। लैंड माफिया हो, सैंड माफिया हो, आपने चावल घोटाला कर दिया। जो आपके है ना कोरोना काल में प्रदेश पूरा जो जिस प्रकार विश्व में वैश्विक महामारी फैली थी कोरोना, उस काल में चावल भेजा गया था, उस चावल तक को ये डकार गए। आम व्यक्ति के हक को छीनने का काम करती है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस को केवल और केवल भ्रष्टाचार ही एक साधन लगता है जिससे वो कहीं ना कहीं अपना पेट भर सके। और जब इसका विरोध करते हैं उनको तकलीफ होती है। भाई व्यापम के हालिया परिणाम देख लीजिए, 99 ऐसे व्यक्ति उत्तीर्ण हो गए जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी, उनके परिणाम में उत्तीर्ण हो गए। ये भ्रष्टाचार का प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार केवल और केवल भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बाकी विकास के कार्यों में नंबर 0 है। ये ठीक है। देखिए आरोप लगाना और कह देना एक अलग बात हो गई है। धरातल पे कितना काम हुआ है, बहुत सारी योजनाओं की भी बात चल रही थी। ये जनता अब निर्णय देगी कि किसने क्या कितना किया है, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बात का आकलन जरूर होना चाहिए कि वाकई में क्या सिर्फ घोटाला कांग्रेस ने कर दिया है, क्या सिर्फ घोटाला बीजेपी ने कर दिया है। मैं तो इस सवाल पर आऊंगी कि जिसकी जितनी सरकार रही है, ये घोटाले होते क्यों हैं? इसको क्या ऐसी कोई सरकार कभी देखने को मिलेगी, ऐसा कोई राजनीतिक दल होगा कि जब हम ये भ्रष्टाचार और घोटालों की बात ना सुने? क्यों करना है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या वो मंशा एक साफ सुथरी मंशा नहीं हो सकती? क्यों राजनीति आ जाती है हर चीज के बीच में? इन सब चीजों को जाना, जनता को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, यदि योजना आई, वो खुश होते हैं कि हमें इसका लाभ मिलेगा। अब उसका किस स्तर पर लाभ मिलता है, जब उनको लाभ नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर उनको बुरा लगता है और फिर वो कहीं ना कहीं वोटों में प्रभावित होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो योजना ला रहे हैं उसको, योजना को क्रियान्वित कराने वाले जो लोग हैं, वही तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई अलग से तो भ्रष्टाचार होता नहीं है। तो इस चीज को भी तो गंभीरता से लें। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। रुपेश जी, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, धान के कटोरा छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उनको उस मंच से बताना था कि उन्होंने 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे बोले थे। उन्होंने उस पे करना तो दूर की बात है, उन्होंने क्या कदम बढ़ाया। और उसके बाद कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी, खाद पर 18% जीएसटी, दवाइयों पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी। और तो और ये बोलते हैं कि धान खरीदी का हमने पूरा पैसा दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2500 से धान खरीदनी प्रारंभ हुई और पिछले समय हमने 2640 रुपए में धान खरीदी किया।
तो नरेंद्र मोदी जी बता दें कि यदि केंद्र की सरकार यदि पैसा दे रही है तो 2640 रुपए क्या सब पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के सरकारों को पैसा दी क्या? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पूल का चावल खरीद करके उंगली काट करके शहीद कहलाने वाले इनकी चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा का रहा है। जिस प्रकार आजादी के आंदोलन में भाजपा कहीं नहीं थे, उसी प्रकार से आज ये किसानों के लिए हम धान खरीदी का पूरा पैसा देते हैं। अरे झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, लेकिन बार बार झूठ परोस करके शीर्ष नेतृत्व भी झूठ परोसे और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करे। बार बार शराबबंदी की जन घोषणा पत्र की बात करते हैं। ये अपने 9 वर्ष के घोषणा पत्र में क्या 15 लाख किसान, 15 लाख हर आदमी खाते में आ गए, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिल गई? बातों को तो बता दें। ये 4.5 साल की कांग्रेस सरकार, शराबबंदी इनके कार्यकाल में गली गली में शराब के लिए शराब बिकती थी, महिला कमांडो बनकर घूमती थी। आज वो स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार है, जनहित सरकार है। उससे भाजपा का प्रदेश नेतृत्व छिन्न भिन्न हो ही गया है। आज उनको प्रदेश का सह प्रभारी भी बदलना पड़ गया। ओम माथुर के साथ केंद्रीय मंत्री मांडविया जी को, स्वास्थ्य मंत्री जो है, उनको प्रभारी बनाया गया है। निरंतर चुनाव प्रभारी है वो। भाजपा जानी पहचानी जा रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ में ऐसे तो रुपेश जी वो भी कह देंगे कि फिर आपने भी हैंड मूवमेंट टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे तो वो भी कह देंगे, फिर लड़ाई इस बात की होने लगेगी। देखिए, विषय ये नहीं है कि किसको क्या बदल दिया, विषय ये है कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा, इलेक्शन की क्या तैयारी है, पीएम मोदी के आने के बाद किस तरह से कांग्रेस उसको ले रही है। पीएम मोदी के आने के बाद छत्तीसगढ़ को क्या मिला? रोड कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं। रोड कॉरिडोर बनेगा, उसमें रोजगार मिलेंगे। पूरे काम मशीनरी से होते हैं और सड़क बनने के बाद वहां आदमी सिर्फ टोल टैक्स देने की बात होती है। आज छत्तीसगढ़ के जनता को पूछ लीजिए, जब बाहर रायपुर से बिलासपुर जाएंगे तो कितने बार टोल देने पड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की देन है टोल, और टोल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बार बार निजीकरण करके सड़क बनाते हैं और आम जनता को परेशानी और आर्थिक मार देने का काम भाजपा करती है। आर्थिक मार, उज्ज्वला महिलाओं के लिए बात करें, महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। अरे उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए आपने किया था, उनकी रिफिलिंग की स्थिति बता रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ। हाँ प्रवीण जी अपनी बात रखिएगा, समय की भी सीमा। देखिए, कांग्रेस केवल है जो जनता को गुमराह करती है, लेकिन मैं तो बताना चाहूंगा टीएस सिंहदेव जी बहुत सज्जन व्यक्ति है ना। उन्होंने निश्चित रूप से अपने त्याग पत्र के माध्यम से बता दिया था कि सरकार गुमराह कर रही है। ये उनका त्याग पत्र है रुपेश जी, 16 जुलाई 2022 था। उन्होंने कहा कि मैं किस सरकार के नाम, मैंने आपको टिप्पणी नहीं किया, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। टीएस सिंहदेव जी का ये त्याग पत्र है। उन्होंने लिखा है, एक भी मकान नहीं बना प्रधानमंत्री आवास का। ये मेरे शब्द नहीं है, टीएस सिंहदेव जी के हैं। 8 लाख लोगों का घर छीन लिया गया, 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं आया। अरे आपने टीएस सिंहदेव जी को आप झुटलाएंगे क्या? बताइए मुझे आप। ये उन्हीं का त्याग पत्र है, मेरे शब्द नहीं है आदरणीय रुपेश जी। वही तो कह रहा हूँ कि गुमराह आप लोग करते हैं। सज्जन व्यक्ति आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, इसलिए उनको सरकार के महत्वपूर्ण विभाग से त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है, तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, गुमराह आप लोग कर रहे हैं, गुमराह नहीं करते तो आदरणीय टीएस सिंहदेव जी को त्याग पत्र क्यों देना पड़ा? आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, समय की सीमा है, मुझे आप दोनों को बीच में रोकना होगा। दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पीएम मोदी पहुंचे हैं, मोदी की हुंकार हुई है, कांग्रेस पर जमकर वार भी देखने को मिला है। आरोप प्रत्यारोप करेंगे, ये होता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। लेकिन इन सब के बीच जनता का क्या निर्णय होगा और असल में कितनी योजनाओं पर काम हुआ है, कितनी पे नहीं हुआ है, इसका निर्णय जनता देगी। यह देखना आने वाले समय में वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।